चलिए, पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको राष्ट्रपति के विषय में पढ़ा रहे थे। हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव का टॉपिक स्टार्ट किया। इसमें हमारा पहला टॉपिक प्रेसिडेंट थे। हमने कल आपको प्रेसिडेंट के बारे में बताया कि भाई ये हेड ऑफ़ द स्टेट क्यों है, क्यों ये फर्स्ट सिटीजन है और क्यों हम इन्हें यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडेरिटी के सिंबल के तौर पे जानते हैं। हमने आपको इनके चुनाव की प्रक्रिया समझाई। हमने बताया कि इनके चुनाव की प्रक्रिया हम आज समझेंगे। हमने आपको बताया कि किन सिद्धांतों पर इनके इलेक्शन का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें वोट्स का प्रोपोर्शन एलोकेटेड है स्टेट्स को और सेंटर को। हमने बताया कैसे राज्यों के बीच में एक स्केलिंग लानी ज़रूरी है और राज्य और केंद्र के बीच में, ऑल द स्टेट्स एंड सेंटर के बीच में एक समानता जरूरी है, एक पैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। हमने इस पर डिस्कशन की। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको सारा सिस्टम समझा दिया था कि वोट वैल्यूज़ कैसे डिराइव की जाएंगी। उन वोट वैल्यूज़ के बेसिस पे हमने आपको बता दिया था फर्दर कि राज्यों के एक राज्य के एमएलए की एक वोट की वैल्यू, फिर उस राज्य के सभी एमएलएज़ की वोट की वैल्यू, फिर देश के सभी राज्यों के एमएलएज़ की वोट की वैल्यू को टोटल कर लिया था। हमने आपको बताया कि इससे पार्लियामेंट के एमपी की वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी। ये बात समझ में आई। अब हम आगे बढ़ें। हम आपको कुछ फिगर्स बता देते हैं, उन फिगर्स को आपको समझना है। ध्यान से समझिए। देखिए, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स फॉर द स्टेट्स कितनी है? 5,49,474। ठीक है जी। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स फॉर द स्टेट 5,49,074। ये कैसे 49,474 ये कैसे डिराइव की? ये तो मैंने आपको समझा दिया है पहले। हमने एक राज्य के एक एमएलए की निकाली, फिर उस राज्य के सारे एमएलए की वोट, फिर हमने देश के सभी राज्यों की निकाल दी। फिर उसके बेसिस पे हमने देखा वैल्यू ऑफ ईच एमपीज़ वोट 5,49,000, यानी कि जितने भी राज्य की टोटल वोट है उससे डिवाइड करें टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो हैं 776। तो हमने निकाली एक एमपी की वोट 708, एक एमपी की वोट की वैल्यू 708। और उसके बेस पे फिर हमने आपको आगे पढ़ाया कि टोटल नंबर्स पार्लियामेंट की टोटल फिर वोटिंग वैल्यू कितनी होगी? 776 तो एमपीज़ हैं और एक एमपी की वोट की वैल्यू 708 है। हमने उससे उसको मल्टीप्लाई किया, वो आ गया 5,49,408। ठीक है जी। ये हो गई पार्लियामेंट की वोट की वैल्यू। अब आपको एक पैरिटी फील हो गई? पैरिटी फील हुई ना? यहाँ पर देखिए पूरे स्टेट्स की 5,49,000 के राउंड और पार्लियामेंट की 5,49,000 के राउंड हो गई ना। पैरिटी कैसे आई? वो कितना ज़बरदस्त खेल है ये। उसके बाद हमने अब टोटल मेंबर्स देखे कि वो इलेक्टोरल कॉलेज में राज्य के और केंद्र के टोटल मेंबर्स कितने आएंगे। तो सारे राज्यों के वही इलेक्टेड एमएलएस, तो टोटल मेंबर 4,896, 4896। ठीक है, 4,896 या 4,896। ये 4,120 तो इसमें एमएलएज हैं, 776 इसमें एमपीज़ हैं। ओके जी। टोटल सभी राज्यों के 4120 एमएलए और 776 एमपीज़ हैं इसमें। फिर हमने टोटल वोट्स देखें तो 5,49,474 को 5,49,408 में ऐड कर दें आप, तो आपके पास आ गए 10,98,882। ये आपके पास टोटल वोट्स आ गए। ये हो गए टोटल वोट्स जो इलेक्शन में पोल होते हैं। आगे बात समझ में? ये फिगर क्लियर? सोनाली, इस फिगर में कोई दिक्कत आई आपको? ओ, बैठ के निकाल लेना घर पे। पॉइंट्स में आएगी थी ना, मैंने वो लिखा नहीं पॉइंट। यहाँ पर जब हमने निकाला था ना, ये मैंने राउंड ऑफ किया ना, यहाँ पर 708.09 था। ठीक है, तो फिर हमने उसको जब जोड़ दिया तो वो इस तरह से आ गई। पॉइंट वैल्यू उड़ा दी ना हमने, फर्दर भी पॉइंट वैल्यूज़ थी वो भी हमने उड़ा दी। ठीक है, कोई दिक्कत है? वो तो सारी कहानी मैं समझ गया। ऑब्वियसली वो उससे उसको डिवाइड किया है, तो उससे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे वो पैरिटी ही तो यहाँ पर प्रूव की गई, बट हमने पॉइंट्स नहीं ना उसमें कंसिडर किए। वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना। ठीक है जी, आगे चलें। क्लियर? इतनी टोटल वैल्यू समझ में आ गई। अब कुछ चीज़ों को समझें। हमने जब स्टेट्स के एमएलएस की वोट की वैल्यू निकाली थी तो हमने उनके राज्यों की जनसंख्या ली थी ना। हमने यहाँ पर बार बार पॉपुलेशन वर्ड की चर्चा की
अब जब आप पार्लियामेंट की बात करेंगे तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि भाई आपको जनसंख्या लेनी है सेंसस के अकॉर्डिंग, और जो भी रीसेंट सेंसस हुआ है। बट अगर हम उस अकॉर्डिंग जाएं तो पंजाब की जनसंख्या अगर आज के दौर में हम देखें, मान लीजिए 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं, अभी नया सेंसस कंडक्ट हो करके उसके डाटा आएगा, ठीक है। अभी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वगैरह तैयार होने की गतिविधि शुरू हुई थी 2021 में। हर 10-10 साल पे हमारे देश में सेंसस होता है 1921, 1931, 41, 51, 1951, 61, 71, 81, 1991, 2001, 2011, देन 2021। तो अभी एक सेंसस और आएगा, मान लीजिए 2021 में कंडक्ट होगा तो 1 से 1.5 साल उसकी रिपोर्ट तैयार होकर पब्लिश होने में लग जाते हैं। मान लीजिए 2013, इसी तरह 2023, इसी तरह से 2011 वाले की रिपोर्ट 2012-13 के अराउंड आ गई थी। इसके पहले पहले थोड़े बहुत एस्टिमेट्स आने शुरू हो जाते हैं, फिर फाइनल रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आते हैं, इस तरह की फिगर्स हमें अचीव होती है। लेकिन उस अकॉर्डिंग जाएँ तो पंजाब की पॉपुलेशन अगर पिछले सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो 2,77,00,000 है, 2.77 करोड़ ऐसा नहीं है। अब जब हम सेंसस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने 1971 के सेंसस को कंसिडर करना है, ध्यान से समझें। जब आप पॉपुलेशन की बात करते हैं तो चाहे वो लोकसभा में किसी राज्य को कितनी सीटें एलोकेट हुई हैं, राज्यसभा में किसी राज्य को कितनी सीट्स एलोकेट हुई हैं, विधानसभा में क्या सीट्स का लेवल है, ये सारी चीज़ों के लिए जनसंख्या महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर जनसंख्या के लिए अगर कोई सेंसस कंसिडर होता है तो वो 1971 का सेंसस है, ओके। रिसेंट यानी कि लेटेस्ट सेंसस कंसिडर नहीं किया जाता। उसका कारण यहाँ पर ये है कि 1971 के इस सेंसस को फ्रीज़ किया गया वाया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, इंदिरा गांधी के समय में। इसको क्यों फ्रीज़ किया गया? क्योंकि जब आप ये देखेंगे कि जनसंख्या के आधार पर आपको सीट्स एलोकेट हो रही हैं पार्लियामेंट में, तो फिर राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण प्रोग्राम नहीं चल पाएंगे। देखिए, भारत के विषय में मैंने आपको कई बार इकोनॉमी में और अदर टॉपिक में पढ़ाया कि इंडिया एक पायनियर कंट्री है पॉपुलेशन कंट्रोल के आस्पेक्ट में, यानी कि हमने पॉपुलेशन प्लानिंग, वर्ल्ड में सबसे पहला देश जिसने पॉपुलेशन प्लानिंग स्टार्ट की। इसके बावजूद हुआ ये कि दक्षिण के राज्यों में तो हमें सफलता मिली, साउदर्न स्टेट्स में मिली, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स में सफलता नहीं मिली। उसके कई कारण हो जाते हैं, वो भी हमने आपको पॉपुलेशन के चैप्टर में बहुत डिटेल में ज्योग्राफी में पढ़ा है, पॉलिटी में उसकी आवश्यकता नहीं है। फिर भी सुन लीजिए, रीज़न ये होता है कि आपके यहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, आपके यहाँ पर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कैसा है, आपकी इकोनॉमी किस तरह की चीज़ों पर बेस्ड है। अगर हम गंगा के मैदान की बात करें तो गंगा का मैदान एक प्लेन एरिया है, एक प्लेन बेल्ट है, 25% एरिया होल्ड करता है इंडिया का, और इंडिया की 50% पॉपुलेशन गंगा के मैदान में ही है। आई बात समझ में? और ऐसे में अगर हम देखें तो एग्रेरियन स्टेट्स यहाँ पर फॉल करते हैं, जिन एग्रेरियन स्टेट्स की वजह से यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति के लिए अगर ध्यान से देखें तो लड़कियाँ भी होती चली जाती हैं, तो पुत्र प्राप्ति ज़रूरी होती है, क्योंकि सक्सेशन के लॉज यहाँ पर दूसरे वे में चलते हैं, सिविल एस्पेक्ट के वे में, कि लड़के को ही संपत्ति जाएगी। इसी के लिए लड़कियों की हत्याएं भी यहाँ पर होती हैं। तो मुद्दा यहाँ पर यह आ जाता है कि दक्षिण भारत में खेती बाड़ी का स्तर अच्छा होना, ये पहली बात। रिसोर्सेज पे एक्सेस अच्छे वे में होना, ये सेकंड एस्पेक्ट। फिर उत्तर भारत और उत्तर के साथ थोड़ा सा पूर्वी भारत अगर जोड़ दें तो वहाँ पर इलिटरेसी ज़बरदस्त होना, जैसे कि बिहार की बात कर लें आप, इलिटरेसी ज़बरदस्त होना और पिछड़ापन होना। खेती बाड़ी में भी देखें तो पैडी कल्टीवेशन होना, यानी कि इंटेंस पैडी कल्टीवेशन, जिसमें कि पैडी कल्टीवेशन आप लेबर की मदद से कर रहे हैं और लेबर आपकी फैमिली की है, आप मार्केट से नहीं परचेज़ कर रहे क्योंकि आपकी पैडी कल्टीवेशन सरप्लस नहीं है। अगर पैडी सरप्लस नहीं है तो आप उसे बेच नहीं पाओगे, आप बेच नहीं पाओगे तो फिर आप लेबर कैसे प्रोक्योर करोगे, क्योंकि आपके पास तो पैसा ही नहीं है। तो बेहतर यही रहता है कि परिवार के सदस्यों के साथ मिल करके ही खेती कर ली जाए। इसके लिए लेबर के लिए कंट्रीब्यूट हो सके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जन्म दे दिए जाते हैं। ठीक है ये बात। तो इस तरह से कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो उत्तर भारत पर लागू होते हैं। जनसंख्या नियंत्रण यहाँ पर नहीं हुआ। पॉलिटिकल रीजंस भी कई तरह से रहे। बड़े राज्य भारत के उत्तर में आते हैं, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, बहुत बड़ा राज्य है। क्षेत्र वाइज बड़े राज्यों की बात करें तो राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है,
दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में एजुकेशन का लेवल हाई रहा। डेमोग्राफिक्स के पैरामीटर पे दक्षिण के राज्य फ्लरिश करते रहे। आज भी आप देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ टक्कर लेता है पूरी तरह से। वहाँ पर हमेशा से ये होता है कि सोसाइटी उतनी स्ट्रॉन्ग एग्रेरियन नहीं है जितनी नॉर्थ इंडिया में है। वहाँ पर सोसाइटी प्लांटेशन और अदर स्पाइसेस इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है। वुमेन का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे जॉब सेक्टर हो, यानी कि ऑक्यूपेशन वाइज वुमेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट इन साउथ इंडिया। वहाँ पर होम इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वुमेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एजुकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर लंबे समय से, अंग्रेज़ों के समय से ही, उनके पहले ही पुर्तगालियों के समय से ही अगर हम बात करें तो वहाँ पर जितने भी मिशनरीज़ हैं उनके एजुकेशनल एफर्ट्स काफ़ी रहे। इसकी वजह से दक्षिण में अच्छी खासी एजुकेशन हुई, लोग एजुकेट हुए, चाहे वो औरतें हैं या मर्द हैं। उनकी वजह से उन्हें अच्छी जॉब्स वहाँ पर ऑफ़र हुई, लोगों ने अपनी लाइफ को बेटर वे में प्लान किया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई बात समझ में? तो इसी कारण से अब हम ये देख पाते हैं कि वहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल चलती है। ओके, क्लियर? तो इस वजह से उन्होंने उन स्टेट्स में तो एफर्ट्स कर लिए, लोग जागरूक थे, वो जनसंख्या नियंत्रण के फ़ायदों को समझ पाए और उनको पता था क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रही थी। ऐसे में जब मेल एंड फीमेल दोनों काम करते हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी किस पे होगी फिर? ऐसे में फिर उन लोगों को बच्चों को प्लान करना है कि कम बच्चों की ज़रूरत है। तो फीमेल का वर्क फील्ड में पार्टिसिपेशन बहुत ज़बरदस्त है दक्षिण में, इसलिए संतान की उतने जन्म नहीं होते हैं वहाँ पर। ये सारे रीजंस रहे, इसकी वजह से पॉपुलेशन को वो कंट्रोल कर गए। नॉर्थ इंडिया में उतनी लेवल पर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई। तो 1970s का दौर था जब दक्षिण के राज्यों ने ऑब्जेक्शन दर्ज किया कि अगर जनसंख्या के आधार पर ही वोट का वैल्यू तय होगा, जनसंख्या के आधार पर ही सीट्स एलोकेट होंगी पार्लियामेंट में, तो फिर हमें तो फैमिली प्लानिंग करना ही नहीं चाहिए, फिर हमें जनसंख्या बढ़ाना चाहिए उत्तर के राज्यों की तरह। ऐसे में अगर हम सब जनसंख्या बढ़ाने लगे तो इंडिया का पॉपुलेशन का लेवल कहाँ चला जाएगा? और ऐसे में फिर कंट्री की ग्रोथ इज़ नॉट पॉसिबल। अगर रिसोर्सेज को ऑप्टिमल सेंस में यूटिलाइज़ करना है तो पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए अगर हम एफर्ट्स कर रहे हैं तो हम पॉलिटिकली कंट्री में अपनी पोजीशंस को लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वोटिंग की वैल्यू भी हमारी रिड्यूस होगी क्योंकि हमारी जनसंख्या कम पड़ रही है, और फिर हमें सीट्स भी कम मिलेंगी पार्लियामेंट में, क्योंकि जनसंख्या एक बड़ा आधार है वोट वैल्यू फैच करने के लिए और सीट्स फैच करने के लिए। ऐसे में तो हमें भी फिर सारे के सारे फैमिली प्लानिंग सिस्टम छोड़ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। उस समय पे फिर ये निर्णय लिया गया कि पॉपुलेशन को फ्रीज़ किया जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ रिप्रेजेंटेशन, चाहे पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है किसी स्टेट का और चाहे फिर वोट वैल्यू की बात है किसी एमएलए या एमपी की, तो पॉपुलेशन को अपन फ्रीज़ करते हैं। तो फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 1976 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये तय हो गया कि 1971 का सेंसस ही माना जाएगा मतगणना रिप्रेजेंटेशन के पर्पज़ से। और ये कब तक होगा? सन 2000 तक। उसके बाद फिर जो 2001 वाला सेंसस होगा उसके बेसिस पे अपन आगे बढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? जब तक ये समा आना था, 2001 वाले सेंसस की कहानी आनी थी, उस समय तक फिर एक और अमेंडमेंट लाया गया, वो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। उस 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये कह दिया गया कि अब नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ़र होना है वो 1971 के सेंसस के बेस पे ही रहेगा, और नया सेंसस जो यूटिलाइज़ होगा फॉर द पर्पज़ ऑफ रिप्रेजेंटेशन 1971 के बाद वाला जो सेंसस यूज़ होगा वो यूज़ होगा जो सेंसस 2026 के बाद कंडक्ट होगा, और 2026 के बाद जो कंडक्ट होगा वो 2031 वाला होगा। मतलब 2032-3 तक जाकर के 2031 वाले का डाटा आएगा, तब जाकर के उस सेंसस में अगर तब तक कोई फर्दर अमेंडमेंट नहीं होती, तब जाकर के उस सेंसस के अकॉर्डिंग जो भी आपकी नई सीट्स बनेंगी उसके अकॉर्डिंग ही बीजेपी का ये कहना है कि जो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है इसमें अब हमारा बढ़ेंगे एमपी, लोकसभा में एमपी का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा 545 से बढ़ करके इसको लगभग 800 के अराउंड जाना है। इस तरह से नई सीट्स फॉर्म होंगी क्योंकि उत्तर पूर्व के राज्यों को अब नए सेंसस के अकॉर्डिंग आने वाले समय में ज़्यादा सीट्स एलोकेट होंगी। बीजेपी अपनी प्लानिंग भी उसी तरह से कर रही है, वो उन्हीं क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाने का काम भी कर रही है, ये बात ध्यान में रखें। तो ऐसे में वो 2031 वाला सेंसस होगा, ये 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने तय किया है। तो मतलब तब तक अपन को 1971 वाला ही सेंसस मान करके चलना है, इस बात की टेंशन ना लें। इसलिए अब अगर आप मुझसे बात करेंगे तो जब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बार बार ये फिगर दिखेगी, पॉपुलेशन सेंसस 1971
और इसके अकॉर्डिंग आप जाएं तो पंजाब की पॉपुलेशन आपको 1,35,00,000 के अराउंड यहाँ दिख रही है। इसलिए पंजाब को लोकसभा में 13 MP मिले। 1,30,00,000 के अकॉर्डिंग 13 MP, क्योंकि हर 10 लाख पे 1 MP मिलता है। इसलिए पंजाब के, क्योंकि दो बातें हो जाएंगी, कहीं पर एक तरफ आप ये पढ़ते हैं कि हर 10 लाख पे 1 MP है, तो फिर आपको ऐसी फीलिंग होगी कि पंजाब की पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ है, तो 30 MP क्यों नहीं है। हर 10 लाख पे 1 MP है, बट पॉपुलेशन फ्रीज कर दी 1971 वाले सेंसस पे, और उस समय में अपनी जनसंख्या 1,35,00,000 के अराउंड थी। तो फिर कितने MP बन गए? 13। होते रहा, उतने ही रहेंगे। 2031 का अब नया सेंसस लेंगे अपन। 2031 के सेंसस में मान लीजिए कि पंजाब की जनसंख्या अगर तब तक 4 करोड़ हुई, फिर उस सेंसस के मुताबिक उतने MP फिर बनेंगे। वो क्या रूल रखते हैं लोग देखा जाएगा। हो सकता है तब तक ये रूल ना आ जाए कि हर 15 लाख पे 1 MP, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना। 1 MP अब ज़्यादा एरियाज़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वाया या डिजिटल क्लोनिंग के वाया प्रेजेंट रह सकते हैं ना। यू कैन डू दैट। तो हो सकता है 10 लाख की संख्या जब फिजिकल कनेक्टिविटी जरूरी थी तब थी, हो सकता है अब वो संख्या बढ़ा के 15 लाख कर दे। मुझे ऐसा लगता है कि हर 15 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव, तो फिर भी घूम फिर के फिर बात वहीं पर ही आ जानी है। ऐसा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आज यू कैन रीच टू द मासेस बिकॉज मास मीडिया बहुत बढ़ गया ना। पहले मास मीडिया इतना नहीं था ना, ये 1971 तब जब अखबारों का दौर था। आज सोशल नेटवर्किंग, हर किसी का तो अपना मीडिया है ना। जैसे आपकी बात कोई मीडिया नहीं सुन रहा तो आप अपना चैनल खोल लेते हैं ना यूट्यूब पे, अपना माइक लेके कॉलोनी में निकल पड़ते हैं। तो इस तरह से जब हर कोई आज मीडिया ही हो गया है तो फिर चक्कर ही क्या है, जिसकी बात जिसको नहीं सुन रही। जैसे पहले MLA को या किसी कैंडिडेट को ये चिंता थी कि उसकी बात कोई सुन नहीं रहा, मीडिया उसे कवरेज नहीं दे रहा, अपना मोबाइल निकाला, अपनी स्टिक ली हाथ में, अपना वीडियो बना करके अपना डाल दिया, ख़त्म कहानी, हो गया बस। ओके, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, अभिजीत को कह दिया कि स्नैपचैट पे भी डाल दो, अभिजीत ने डाल दिया। ओके, दैट इज़ अ सिस्टम। ये क्लियर हो गया पॉपुलेशन वाला। किया गया ताकि जो राज्य हैं वो ज़्यादा सीटों के चक्कर में पॉपुलेशन ना बढ़ाते रहें, पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। सीट्स को उनसे अलग कर दिया गया, वोट वैल्यू को अलग कर दिया गया। और उस समय में आपको फिर मैंने कहानी बताई थी, उस समय में एक दीवानापन भी था संजय गांधी के अंदर। वो कहते थे किसी हाल पॉपुलेशन कंट्रोल करके दूंगा, और फिर आपको मैंने नसबंदी प्रोग्राम तो बढ़ाया, और जिन्होंने फिर अपनी अपनी नसें बचा ली उन्होंने जाके 44th अमेंडमेंट किया था 1978 में। ठीक है, उन्होंने ज्योति प्रज्वलित की फिर सारे सिस्टम। इतना क्लियर हो गया? आगे की कहानी पढ़ना चाहते हो? अब हमने वोट वैल्यू तो निकाल लिया, हमने टोटल कितना वोट पोल होगा हमने ये भी निकाल लिया, हमने देख लिया टोटल मेंबरान कितने होंगे, हमने पढ़ लिया कि टोटल मेंबरान होंगे लगभग 4896। टोटल वोट भी हमने देख लिया कि इतना पोल होगा, हमने देख लिया कि राज्य को और केंद्र को कितना पड़ रहा है, हमने वो भी समझ लिया। सारी कहानी सेटल होगी हमारी। अब समझते हैं कि गेम कैसे होती है। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये मैंने बताया था कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन तो इनडायरेक्ट होता है। अब जब इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है तो इस इलेक्शन का कोई नाम भी होता होगा। जैसे हमारे देश में जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जैसे आप मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा के लिए वोट करते हो, आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के मेंबर्स के लिए वोट करते हो, वो आप जनरल इलेक्शंस में वोट कर रहे हैं, आप सीधे जाके वोट करते हैं। वहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ये है कि भाई उस क्षेत्र में जो टोटल वोट पोल हुआ है उसमें से किसने वो वाला पोल, सभी दौड़ रहे हैं, किसने वो पोल पहले पार कर लिया है, बस वो विजेता घोषित हो जाता है। उसमें ये देखना ज़रूरी नहीं है कि किसको कितना वोट शेयर मिला है। वोट शेयर कितना भी मिला हो, आपको आपके कंटेम्प्रेरी से ज़्यादा वोट लेने हैं, दैट्स इट। तो आप इतने वोटों से जीते, इतने वोटों से हारे, इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपन कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे ऐसा हो सकता है, ध्यान से समझिए इस चीज़ को, इसको अंडरस्टैंड करिए। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की कहानी का यहाँ पर मतलब क्या है, अंडरस्टैंड करें। जैसे मान लीजिए कि इस एक सीट, ये 3 सीट्स हैं, इन 3 सीट्स पर 2-2 कैंडिडेट खड़े हैं, सपोज करिए। आई बात समझ में? अब इनको वोट्स मिलते चले जा रहे हैं। अब इस सीट पर ये जो कैंडिडेट खड़ा है, ध्यान से समझे, इस सीट पर ये जो कैंडिडेट खड़ा है, इस कैंडिडेट को मान लीजिए कि काफ़ी बड़े परसेंटेज में लोगों का वोट मिला, काफ़ी बड़े परसेंटेज में, लेकिन ये कैंडिडेट इससे भी अधिक परसेंटेज में वोट प्राप्त करने में सफल हो रहा था और उसको ज़्यादा वोट मिल गए, वो क्वालिफाई कर गया इस सीट को। आई बात समझ में? लेकिन इस सीट के ऊपर ये जो कैंडिडेट है इसको वोट्स काफ़ी कम मिले हैं, लेकिन उतने में भी ये क्वालिफाई कर गया है
ये सीट निकाल गया है क्योंकि इसके साथ वालों से इसे ज़्यादा वोट मिले हैं, उनको इससे भी कम वोट मिल रहे हैं। इसके मुकाबले में अब इस सीट के कंपैरेटिवली इस सीट को अगर देखेंगे तो बहुत कम वोट पोल होने के मतलब इसको काफ़ी कम ही वोट मिले हैं, इसके बावजूद भी ये सीट निकालने में कामयाब हो गया। आई बात समझने में? क्योंकि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि ये बेंचमार्क फिगर आपको अचीव करना ही है, ऐसा कोई भी फिगर नहीं था। जब हम इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, उसमें पहले एक बेंचमार्क फिगर होता है जिसे हम क्वालिफाइंग स्टेज कहते हैं। अगर वो आप अचीव कर जाते हैं तो फर्स्ट राउंड में ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, नहीं तो आपको वो फिगर अचीव करने तक राउंड्स को रिसाइकिल करना पड़ता है। लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। पोस्ट पास्ट कर लिया आपने, यानी कि वो पोल के आगे निकल गए तो निकल गए, आप विजेता घोषित हो गए। आई बात समझ में? ये बात क्लियर हुई? इसमें कोई दिक्कत, कोई टेंशन? अब आगे बढ़ें, इस सिस्टम को समझने के प्रयास करें। कोई भी दिक्कत आए, कहीं पर भी डाउट हो तो रोकते जाना। हालांकि ये सिस्टम कई बार पढ़ाए हैं मैंने, पहले कई बार ये आपने डिस्कस किए भी हैं। अब हम समझते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की वो वर्ड जो मैंने अभी आपको बताया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये वर्ड्स में भी खामियां हैं। इन वर्ड्स को उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने चैलेंज किया कि ये वर्ड्स भी नहीं होने चाहिए। किस ग्राउंड पे चैलेंज किया वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ये कैसे होता है इसको समझिए। देखिए, मान लीजिए कि एक कैंडिडेट हमारे खड़े हैं, एक ही कैंडिडेट खड़े हैं राष्ट्रपति पद के लिए, सपोज करिए। तो पोजीशन एक है, यहाँ पर एक कैंडिडेट कह दिया एक पोजीशन के लिए। मान लीजिए 3, 4, 5 कितने कैंडिडेट खड़े हैं अलग बात है, 4 कैंडिडेट मान करके चलिए खड़े हैं, टोटल 4 कैंडिडेट्स। पोजीशन कितनी है? 1। अब इस एक वैकेंसी को भरना है और 4 कैंडिडेट एक पॉइंट से खड़े हैं, लड़ रहे हैं चुनाव, और आपने ये सारे वोट पोल कर दिए। इतने मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोटिंग में। डन है जी? कैसे होगा? सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर वोटर्स पहुँचे, वोटर A, B, C, D। अब ये जो वोटर A है इसके हाथ में एक बैलेट पेपर आएगा, जैसे आप लोगों के हाथ में बैलेट पेपर होता है ना, जब आप लोग नॉर्मल जनरल इलेक्शंस में वोट डालने जाते हैं तो आप लोग क्या करके आते हैं, वहाँ पर आप लोग बैलेट मशीन में बटन दबा के आते हैं। और बैलेट मशीन में आप बटन कैसे दबाते हैं? एक ऐसी बैलेट मशीन रहती है आपके सामने और उसमें बटन लगे हुए हैं, इसके आगे यहाँ पे चिन्ह बने हुए हैं ना, कोई भी चिन्ह बना हुआ है, आपने उस चिन्ह के आगे बटन दबा दिया, उसको वोट डल गया। ठीक है, आपने ये वाला बटन दबाया, इस चिन्ह को वोट चला गया, यानी कि इस कैंडिडेट को, इस पार्टी को आपका वोट चला गया, कहानी ख़त्म हो गई। ये डायरेक्ट इलेक्शंस जिसमें आप जाकर के बैलेट मशीन में बटन दबा देते हैं, बैलेट बॉक्स में जाकर के ईवीएम मशीन में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जाके आप बटन दबाते हैं। डन हो गई कहानी। लेकिन मान लीजिए कि अब आप राष्ट्रपति के चुनाव में हैं तो आपको किस तरह से ये सिस्टम दिया जाएगा? आपको ये जो बैलेट पेपर दिया है, इस बैलेट पेपर में आपको 4 जो कैंडिडेट खड़े हैं उन चारों कैंडिडेट्स का नाम मेंशन रहेगा या चिन्ह मेंशन रहेगा, जो भी मान लीजिए। तो मान लीजिए कि उनका नाम 1, 2, 3, 4 है। डन हो गई बात। अब ये किस तरह से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, ये कैसे काम करता है उसको समझिए। ए वोटर को, यानी कि मान लीजिए मुझे ये बैलेट पेपर दिया गया है और मुझे कहा है कि आप अपनी प्रेफरेंसेस ऑर्डर सेट कर दीजिए, आप अपना प्रेफरेंशियल ऑर्डर सेट कर दीजिए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए समझ लेते हैं कि ये कैंडिडेट्स हैं, इन्हें वोटर नहीं बनाते हैं, ABCD को कैंडिडेट मान लेते हैं। और मैं मान लीजिए यानी कि हरप्रीत को एक बैलेट दिया है, जिस बैलेट में मुझे अपना प्रेफरेंस सेटल करना है। तो यानी कि मुझे इनमें से किसी भी एक को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। मुझे ये सेटल करना है कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट कौन है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ कि ये राष्ट्रपति बने। सपोज़ कीजिए कि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया D को, ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। अब इसके बाद मुझे पूछा जाएगा इसी बैलेट पेपर में कि सेकंड प्रेफरेंस भी मार्क करो। सपोज़ कीजिए मैंने सेकंड प्रेफरेंस मार्क कर दिया A को, A मेरा सेकंड प्रेफरेंस है। फिर मुझे पूछा जाएगा थर्ड प्रेफरेंस मार्क करिए, और मान लीजिए कि मैंने थर्ड प्रेफरेंस मार्क कर दिया B को, तो B मेरा थर्ड प्रेफरेंस है। और फिर मुझे पूछा जाएगा चौथा प्रेफरेंस, तो C मेरा चौथा प्रेफरेंस है।
यानी कि मेरा एक ही वोट था, एक वोट मैंने, मेरा एक ही बैलेट पेपर है। एक वोट इसलिए मैंने नहीं कहा क्योंकि वोट तो प्लूरल है ना, मेरी एक वोट का वैल्यू काफ़ी है ना, तो ना तो एमपी का ना एमएलए का वोट सिंगल तो है ही नहीं। इसी बात पे तो इसके कन्फ्लिक्ट है ना कि सिंगल क्यों बोला, प्लूरल वोट है सबका, एक वोट तो है ही नहीं। यह भी पढ़ाऊँगा मैं, अभी के लिए समझो कि बैलेट पेपर एक है। अब मेरे पास जो बैलेट पेपर आया, उस बैलेट पेपर में उन्होंने मुझसे प्रेफरेंसेस मांगी। मैंने सबसे ज़्यादा प्रेफर किया डी कैंडिडेट को, सेकंड नंबर पर मैंने प्रेफर किया ए को, थर्ड नंबर पे मैंने प्रेफर किया बी को, फोर्थ नंबर पे मैंने प्रेफर किया सी को। अब मान लीजिए कि दूसरी तरफ यही बैलेट पेपर अमराज के पास भी गया, अमराज को भी ये बैलेट पेपर मिला, ध्यान से समझें, और अमराज ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है यहाँ पर, मान लीजिए ए को, ये अमराज का फर्स्ट प्रेफरेंस है। अमराज ने सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पर दिया है, मान लीजिए बी को। अमराज ने थर्ड प्रेफरेंस यहाँ पर दिया है, मान लीजिए सी को। और अमराज ने फोर्थ प्रेफरेंस दिया है यहाँ पर डी को। समझ आ गया? ये अमराज का प्रेफरेंस ऑर्डर है। इतनी बात क्लियर हुई? अब मान लीजिए कि यही बैलेट पेपर हमने दे दिया है प्रशांत को। अब प्रशांत का समझे ध्यान से, उसको भी बैलेट पेपर दे दिया। अब प्रशांत ने ए को दिया है फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है जी। प्रशांत ने सी को दिया है सेकंड प्रेफरेंस, प्रशांत ने बी को दिया है थर्ड प्रेफरेंस, प्रशांत ने डी को दिया है फोर्थ प्रेफरेंस। ये प्रशांत का प्रेफरेंस ऑर्डर हो गया। इस तरह से सबके हाथ में जो जो बैलेट पेपर हैं, यानी कि ये सारे के सारे 4896 जो हमारे मेंबर्स हैं वोट करने इलेक्टोरल कॉलेज, इनके हाथ में एक एक बैलेट पेपर जाएगा। और उन सारे बैलेट पेपर होल्डर्स को कहा जाएगा कि आप अपनी चारों कैंडिडेट्स के प्रति प्रेफरेंसेस दे दीजिए। आपका फर्स्ट प्रेफरेंशियल कैंडिडेट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ है, वो सारे दे देंगे। इतनी बात क्लियर हुई? अब जब सारे अपनी अपनी प्रेफरेंसेस दे देंगे तो फिर फर्स्ट राउंड की काउंटिंग स्टार्ट होगी। फर्स्ट राउंड की काउंटिंग स्टार्ट होगी। व्हाट डू यू मीन बाय द फर्स्ट राउंड काउंटिंग? जब पहले राउंड की गिनती स्टार्ट होगी तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट किस कैंडिडेट को कितना मिला है, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट किस कैंडिडेट को कितना मिला है। अब इस तरह से देखें तो जो ए है, ए को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट कितने मिले हैं, दो वोटर्स ने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट किया है, दो वोटर ने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस बताया है, और सिर्फ एक वोटर ने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस बताया है। यानी कि एक वोटर के बैलेट में डी फर्स्ट प्रेफरेंस था और दो वोटर के बैलेट पेपर में ए फर्स्ट प्रेफरेंस था। आई बात समझ में? इस तरह से सबके बैलेट पेपर में ये चेक होगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस कौन कौन है। सबके बैलेट पेपर चेक हो गए, फर्स्ट प्रेफरेंस वाले कैंडिडेट लिख दिए गए। पहली लाइन में ए बी सी डी, ये फर्स्ट प्रेफरेंस काउंटिंग हो गई। आई बात समझ में? अब थोड़ा इसे उदाहरण के साथ समझते हैं, थोड़ी सिंप्लीफाइड वे में। फर्स्ट प्रेफरेंस की जब हमने काउंटिंग की ए बी सी डी की, तो मान लीजिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस टोटल जो वोट पोल हुआ, सपोज कीजिए वो समवेयर अराउंड 15,000 के अराउंड हुआ टोटल वोट। अब हम इस फिगर को भुला देते हैं, उदाहरण के तौर पे सरल चलना है तो इसको समझते हैं। टोटल वोट जो पोल हुआ वो 1500 हुआ, 15,000 हुआ। डन है जी? और सारा का सारा वोट इन चारों कैंडिडेट्स को मान लीजिए कि मिल गया, कोई भी रहा नहीं पीछे। डन है जी? सपोज कीजिए कि ए को मिला 6,000 वोट, फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पर 6,000 वोट जो है वो ए को चले गए। यानी कि इस 15,000 वोट में से 6,000 वोट ऐसे थे जिन्होंने ए को पहला प्रेफरेंस तय किया। डन है जी? उसके बाद सपोज कीजिए कि बी को मिला 4,000 वोट, 10,000 वोट खप गए पूरे। उसके बाद मान लीजिए कि सी को मिला 3,000 वोट, फिर डी को मिला 2,000। तो 6,000 लोगों ने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस माना, 4,000 लोगों ने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस माना, 3,000 लोगों ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस माना और 2,000 लोगों ने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस माना। तो अब होगा क्या? अब देखा जाएगा कि कोई प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए हम वो क्वालिफाइंग फिगर निकालेंगे, वो निकालनी बेंचमार्क फिगर उसे कहते हैं। अब उसके लिए क्या देखेंगे कि टोटल वोट कितना पोल हुआ, टोटल वोट कितना पोल हुआ डिवाइडेड बाय कितनी पोजीशन को अपन को फिल करना है। तो पोजीशन तो यहाँ पर 1 ही फिल हो रही है, तो उसके साथ ऐड करेंगे +1। तो एक पोजीशन फिल करनी है,
उसके साथ ऐड किया +1 और इसको कर देंगे +1। जो भी क्वोशंट आएगा उसमें +1 कर देना है। ओके, तो मान लीजिए कि यहाँ पर टोटल वोट पोल हुआ है 15,000, तो नीचे 2 है +1, तो 15,000 बटा 2 कितना होता है 7500 ना। तो 7500 +1 कितना हुआ 7501। तो ये फिगर अगर किसी को अचीव हो गया तो वो फर्स्ट अगर इतने वोट्स किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस काउंटिंग राउंड में मिल गए, वो पहले ही राउंड में प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाएगा। अब हम ध्यान से देखें, क्या किसी को भी इतने वोट मिले थे? क्या किसी को भी 7501 मिले? नहीं मिले ना, एक सिंगल कैंडिडेट को भी नहीं मिले। ये एक्सपेरिमेंट 15,000 वोट की जगह कभी 20,000 पे करना 1 करोड़ पे करना 1500 पे भी करना है तो कर लेना, वो तो आपकी मर्जी है ना। इट इज़ अ प्रोसीजर टू एक्सप्लेन यू, दैट्स इट। अब यहाँ पर एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि अब जब किसी को भी फर्स्ट प्रेफरेंस राउंड में नहीं मिली 7501 की फिगर, तो फिर अब हम क्या करेंगे? अब एलिमिनेशन राउंड स्टार्ट होगा। फर्स्ट प्रेफरेंस राउंड की काउंटिंग ख़त्म। हमने देखा कि फर्स्ट प्रेफरेंस राउंड में कोई भी बेंचमार्क फिगर को रीच नहीं कर पाया। अब हमें एलिमिनेशन राउंड की बिगनिंग करनी है। और एलिमिनेशन राउंड क्या होता है? अब जिसको सबसे लीस्ट वोट मिले हैं फर्स्ट प्रेफरेंस राउंड में, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, वो एलिमिनेट हो जाएगा। और सबसे लीस्ट प्रेफरेंसेस किसको मिले थे फर्स्ट प्रेफरेंस राउंड में? डी को। डी एलिमिनेट हो गया। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, क्या फ़ायदा हुआ ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम फॉलो करने का अगर डी को पड़े हुए वोट वेस्ट हो जाएं? लेकिन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में एक पोजीशन पे 2 कैंडिडेट खड़े थे। इस कैंडिडेट को मिले 1200 वोट, इस कैंडिडेट को मिले 1201 वोट, लेकिन ये कैंडिडेट जीता और ये कैंडिडेट हार गया। तो जितने भी वोट आपने हारे हुए कैंडिडेट को डाले हैं वो वेस्ट हो गए ना, डेड हो गए ना, यही वाले वोट सक्सेसफुल हुए ना। ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में ऐसा नहीं होता, आपका एक एक वोट यूटिलाइज होता है, कभी भी कैंसिल आउट नहीं होता, वेस्ट नहीं होता। क्योंकि जिन भी 2000 फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोटर्स ने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, उन्होंने बाकी 3 प्रेफरेंसेस भी दे रखी थी अपने बैलेट पेपर में, और 3 लोगों को भी प्रेफरेंस दे रखी थी। तो ये वोट वेस्ट नहीं होगा, इसलिए ही इनसे प्रेफरेंसेस मांगी थी। तो अब ये जो 2000 वोट है, ये कैंडिडेट तो एलिमिनेट हो गया, ये नेक्स्ट राउंड तक नहीं रहेगा। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि जिन लोगों ने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, उनका सेकंड प्रेफरेंस कौन था। जिन लोगों ने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, उनका सेकंड प्रेफरेंस कौन था, ये अब देखा जाएगा। और जब सेकंड प्रेफरेंस राउंड देखा जाएगा तो पता लगेगा जिन लोगों ने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, उनमें से लगभग 1000 लोगों ने ए को सेकंड प्रेफरेंस में रखा था। तो इसके 2000 में से 1000 ये वोट जो हैं जा करके ऐड हो जाएंगे किसके साथ? ए के साथ। आई बात समझ में? इसके 2000 में से 1000 वोट किसके साथ जा करके ऐड हो जाएंगे? ए के साथ। क्योंकि जिन लोगों ने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा था, उनमें से 1000 लोगों ने लगभग, क्योंकि 2000 ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया ना, तो इन फर्स्ट प्रेफरेंस वालों ने में से 1000 फर्स्ट प्रेफरेंस वालों ने ए को सेकंड प्रेफरेंस दे रखा था अपने बैलेट पेपर पे। यानी कि उनका बैलेट पेपर ऐसा होगा, जैसे उन्होंने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, ए को 2 दिया ना, तो उनके बैलेट पेपर में ए सेकंड प्रेफरेंस पे है। और ऐसा कितनों ने किया? लगभग 1000 लोगों ने, जिन्होंने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। तो फिर वो 1000 वोट अब किसके खाते में? डी तो गया। तो अब उस बैलेट पेपर का फर्स्ट प्रेफरेंस कौन हो गया? ए। तो वो 1000 वोट अब किसके खाते में जुड़ गए जाके? ए के। और उन्हीं लोगों में से इमेजिन करिए कि 1000 लोगों ने बी को सेकंड प्रेफरेंस रखा हुआ था। 1000 लोगों ने बी को सेकंड प्रेफरेंस रखा था, तो बाकी के 1000 वोट किधर चले गए? बी के पास। ठीक है जी। अब फिर नेक्स्ट राउंड की काउंटिंग स्टार्ट करें। अब नेक्स्ट राउंड की काउंटिंग जब स्टार्ट की तो देखना है कि 7501 की फिगर मिली, तो अब ए के कितने हो गए? 7000। बी के कितने हो गए? बी के 5000। सी के कितने हो गए? क्या किसी को भी 7501 की फिगर अचीव हुई? किसी को भी हुई? नहीं हुई। तो फिर क्या कोई विजेता घोषित हुआ? नहीं। अब फिर एलिमिनेशन राउंड स्टार्ट होगा। अब सबसे लीस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस वोट किसके पास हैं? सी के पास। सबसे लीस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस वोट सी के पास हैं। ये नेचुरल सी बात है, अब सी एलिमिनेट होगा।